हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन डी। सेक्शन सी बच्चों कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसका एक क्वेश्चन रह गया था सेक्शन सी का। तो पहले उस क्वेश्चन को देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 31, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x रूट एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए डी एक्स। तो बच्चों x को मान लेंगे इसमें a सेक थीटा। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स बराबर ए सेक थीटा का डिफ्रेंशियल हो गया सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x की वैल्यू पुट कर दी ए सेक थीटा, रूट एक्स की जगह ए सेक थीटा पुट कर दिया बच्चों, और डी एक्स की वैल्यू है ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। ए सेक थीटा से ए सेक थीटा चटक गया। इंटीग्रेशन में बचा बच्चों अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इंटू टेन थीटा डी थीटा। यहाँ भी मैंने ए से ए कैंसिल कर दिया है कॉमन लेकर के। अब इसको बच्चों रेशनलाइज कर देंगे। नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ रहा है, तो ऊपर नीचे इंटू कर देंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का। तो ऊपर तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट से बाहर आ गया ये, और नीचे फॉर्मूला लग जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है बच्चों टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा का रूट लग रहा है तो टेन थीटा, टेन से टेन कैंसिल हो गया। अब सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस, और 1 का इंटीग्रेशन वो होता है जो डी के पीछे लिखा होता है यानी थीटा प्लस सी। अब बच्चों हमारे पास वैल्यू है सेक थीटा की, और जबकि यहाँ हमें ज़रूरत पड़ रही है टेन थीटा की वैल्यू की। तो सेक थीटा की वैल्यू हो गई बच्चों ए अपॉन में आ जाएगा। सेक थीटा की वैल्यू हो गई एक्स अपॉन ए, और टेन थीटा को लिख सकते हैं रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक थीटा की वैल्यू पुट कर दी तो ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। अब इन दोनों वैल्यूओं को यहाँ पे पुट कर देंगे। लॉग मॉड सेक थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन ए प्लस टेन थीटा की वैल्यू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस थीटा की वैल्यू बच्चों यहाँ से निकाल लेंगे। ये सेक उधर जाएगा तो इन्वर्स लग जाएगा। थीटा की वैल्यू हो गई सेक इन्वर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी आंसर। आप चाहो तो बच्चों यही आंसर डाल सकते हो, और अगर करना चाहो तो 3 स्टेप और कर सकते हो। इसमें एलसीएम आ गया ए, ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम माइनस लॉग एन। अब लॉग ए बच्चों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को सी खा जाएगा, तो ये सी में जाकर के मिक्स हो गया, तो आंसर ये आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन है बच्चों, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y बराबर 5x प्लस 2 द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x बराबर -2 एंड x बराबर 2। ये 3 लाइनों के इक्वेशन दे रखे हैं, और इनसे जो एरिया बाउंड हो रहा है x एक्सिस पर वो हमें फाइंड करना है। तो बच्चों देख लेते हैं सॉल्यूशन। ये 3 लाइन हो गई और x एक्सिस हो गया, तो अब इनका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पहली वाली जो लाइन है बच्चों, इसमें 5x को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया -5x प्लस वाई बराबर 2। 2 का डिवाइड कर देंगे, -5x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 बराबर 1। अब 5 को इसके 2 के नीचे लिख देंगे, तो x अपॉन -2 अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन 2 बराबर 1। इससे क्या पता लग गया कि लाइन x को कट करेगी -2 अपॉन 5 पर, और y को कट करेगी 2 पर। तो x को कट करेगी बच्चों -2 अपॉन 5 पर, और y को कट करेगी 2 पर। इस तरह से लाइन चली जाएगी। ये है 1 वेरिएबल वाली लाइन, इसमें x इक्वल टू -2 है, x बराबर -2 बच्चों इस साइड में होगा यहाँ पर, तो इससे y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये है x बराबर 2 यहाँ हो गया, यहाँ से y के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इनके बीच में बच्चों ये एरिया बाउंड हो रहा है, देखिए जो शेड हो रखा है, ये हमें फाइंड करना है। अब इस एरिया को देखो तो इसकी लिमिट्स क्लियर दिखाई दे रही हैं। -2 से -2 अपॉन 5 तक है, और फिर -2 अपॉन 5 से लेकर के 2 तक है। ये वाला एरिया बच्चों x एक्सिस के नीचे है, तो जब इसको फाइंड करेंगे तो इस पर मॉड लगा देंगे ताकि ये नेगेटिव ना आए। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन मॉड ऑफ इंटीग्रेशन टू द लिमिट -2 से -2/5 y dx प्लस इंटीग्रेशन टू द लिमिट -2/5 से 2 y dx। y की वैल्यू है बच्चों
5x+2, y की जगह रख दिया 5x+2, 5x+2। अब इसको इंटीग्रेशन करके जैसे ही लिमिट अप्लाई की हमने तो आंसर आ गया 104/5 यूनिट स्क्वायर आंसर। अब ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ x² + x+1 अपॉन x+2 इंटू x² + 1 dx। पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है बच्चों, नीचे दो फैक्टर हैं, एक है लीनियर और एक है क्वाड्रेटिक, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। एक फैक्टर लीनियर है और एक फैक्टर क्वाड्रेटिक है, तो इसकी दो पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगी। एक तो हो जाएगी बच्चों a/x+2 और दूसरी हो जाएगी bx + c/x² + 1। ABC की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को आमने सामने लिख लेंगे मैदान में, दिस बराबर दिस। एलसीएम जो आएगा बच्चों वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा x² + x+1 बराबर a इंटू दिस वन प्लस bx + c इंटू x+2। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। फॉर a, अगर a की वैल्यू निकालनी है बच्चों तो a के नीचे देखिए क्या आ रहा है x+2, इसको अगर 0 सपोज करें तो x की वैल्यू क्या आएगी -2, तो x बराबर -2 पुटेंगे इन इक्वेशन 2। जैसे ही हम इक्वेशन 2 में -2 पुट करेंगे x की जगह तो a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3/5। फॉर b की वैल्यू निकालनी है तो इक्वेशन 3 से निकालेंगे, क्योंकि देखो लीनियर वाले की वैल्यू तो इस तरह निकलती है बच्चों, बट अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो उसकी वैल्यू कंपैरिजन मेथड से निकलती है। फॉर बी, इक्वेशन 3 में x की हाईएस्ट पावर है 2, तो x² के कोफिशिएंटों को कंपेयर कर लेंगे। x² का कोफिशिएंट है a + b और इधर है बच्चों 1, तो a + b की वैल्यू 1 हो गई। अब a की वैल्यू है 3/5 + b बराबर 1, 3/5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई 2/5। और c, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, अब x के कोफिशिएंटों को कंपेयर कर लेंगे बच्चों। x के कोफिशिएंट देख लेते हैं क्या क्या है। x का कोफिशिएंट है, एक तो 2b है और एक +c है, और लेफ्ट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट है 1, यानी 2b + c बराबर 1। 2b + c बराबर 1, b की वैल्यू पुट कर दी बच्चों यहाँ पर, और c की वैल्यू आ गई 1/5। अब इन तीनों की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 i बराबर दिस वन। अब बच्चों 3/5 कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, 1/x+2 dx प्लस इसका अलग अलग डिवाइड कर दिया है और कांस्टेंटों को बाहर लिख लिया है, 2/5 x/दिस वन प्लस 1/5 1/दिस वन। अब इसमें बच्चों नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर आ रहा है, तो इसको t मान लेंगे। लेट x² + 1 बराबर t फॉर सेकेंड इंटीग्रल, तो 2x dx बराबर dt, x dx बराबर ½ dt। अब बच्चों इनका इंटीग्रेशन कर लेंगे। 3/5 1/x+2 का इंटीग्रेशन हो गया log mod x+2 प्लस 2/5, इसको हमने t मान लिया है तो इसकी जगह t लिख दिया, और x dx की वैल्यू आई है ½ dt, तो 1/2 dt प्लस 1/5 और 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x प्लस c, तो 3/5 log mod x+2 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/5 1/t का इंटीग्रेशन log mod t प्लस 1/5 tan इनवर्स x प्लस c। अब बच्चों यहाँ t की रख दी वैल्यू और ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स दिस एंड दिस। इन दोनों लाइनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है बच्चों। दोनों लाइनों से बच्चों a1 a2 और b1 b2 फाइंड कर लेंगे। a1 a2 तो आते हैं ऊपर वाले नंबरों से साइन चेंज करके, और b1 और b2 आते हैं नीचे वालों से। तो a1 वेक्टर हो गया बच्चों -i प्लस j प्लस 9k, a2 हो गया 3i -15j प्लस 9k, b1 हो गया 2i प्लस j -3k, b2 हो गया 2i -7j प्लस 5k। तो ये चारों वेक्टर हमने यहाँ लिख लिए। इसके बाद बच्चों तीन चीज़ फाइंड करते हैं। सबसे पहले फाइंड करते हैं वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, उसके बाद फाइंड करते हैं बच्चों b1 क्रॉस b2। अब इसके बाद बच्चों फाइंड करेंगे मोड ऑफ b1 क्रॉस b2। मोड -16 का मोड हो गया +16, और i प्लस j प्लस k का मोड निकालेंगे तो √a² प्लस b² प्लस c², तो ये आ गया 16√3। इसके बाद बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मोड ऑफ b1 क्रॉस b2 का होल मोड।
A2 माइनस A1 की वैल्यू ये है, B1 क्रॉस B2 की वैल्यू ये है, इसके साथ में -16 का N2 था वो यहाँ आगे लिख दिया, और इसका मॉड आया बच्चों 16√3। तो -16 इन दोनों का डॉट करेंगे, I वाले का I वाले में 4, J वाले का J वाले में -16, K वाले का K वाले में 0। 16 से 16 चटक गया, और ये बच्चा बच्चों यहाँ माइनस का 12 और एक माइनस बाहर है तो प्लस का 12 ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12√3/3, 3 से 12 चटक गया 4 टाइम्स, तो आंसर आ गया बच्चों 4√3 यूनिट्स आंसर। इसी में और करके बच्चों एक और क्वेश्चन है, फाइंड द इमेज A डैश ऑफ द पॉइंट A 2 1 2 इन द लाइन L वेक्टर R बराबर दिस वन। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग A डैश, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन द लाइन। ये बच्चों एक लाइन है जिसका इक्वेशन गिवन है यहाँ पर, और यहाँ एक पॉइंट दे रखा है 2 1 2, और इस पॉइंट की इस लाइन में जो इमेज बन रही है A डैश उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, और इस A डैश का इक्वेशन भी फाइंड करना है, और इस P पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर के। सबसे पहले बच्चों हम लाइन के इक्वेशन से जनरल पॉइंट फाइंड करेंगे, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो बच्चों वेक्टर फॉर्म से जनरल पॉइंट निकालना तो और भी इजी होता है, इसमें तो लैम्डा पहले से ही गिवन होता है। तो वेक्टर R बराबर 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा का अंदर इंटू कर देंगे, I वालों में से I कॉमन ले लिया, J वालों में से J कॉमन, K वालों में से K कॉमन। तो ये वेक्टर R की जो वैल्यू आती है इसी को बोलते हैं जनरल पॉइंट ऑन ए लाइन। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर 4 प्लस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा एंड 2 माइनस लैम्डा। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए बच्चों। अब हम फाइंड करेंगे वेक्टर AP। तो वेक्टर AP कैसे फाइंड करते हैं, OP माइनस OA। OP में से OA माइनस कर देंगे, 4 प्लस लैम्डा में से 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा 2 प्लस लैम्डा I कैप, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 1 माइनस लैम्डा J कैप, और इसमें से 2 माइनस करोगे तो माइनस लैम्डा K कैप। अब बच्चों वेक्टर AP और इस लाइन का बेबी वेक्टर दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं, परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। तो सिंस वेक्टर AP परपेंडिकुलर टू वेक्टर B, देयरफॉर वेक्टर AP डॉट वेक्टर B बराबर 0। अब AP का और B का बच्चों डॉट करेंगे, I वाले का I वाले में। अब देखिए I वाला यहाँ 1 है, 1 का इंटू इसमें कर देंगे 2 प्लस लैम्डा। J वाला है यहाँ -1, -1 का इंटू इसमें कर देंगे तो -1 प्लस लैम्डा, और K वाला है बच्चों -1 का इंटू इसमें करेंगे तो प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। लैम्डा की वैल्यू आ गई -1/3। लैम्डा की वैल्यू बच्चों हम यहाँ पुट कर देंगे तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 11/3, 7/3, 7/3। अब हमें P पॉइंट के अलावा A पॉइंट की जो इमेज बन रही है A डैश, ये भी फाइंड करनी है। तो बच्चों जो P पॉइंट है वो A डैश का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, इसको मान लेंगे x1 y1 z1, इसको मान लेंगे x y z, और इसको मान लेंगे x2 y2 z2। सिंस P इज द मिड पॉइंट ऑफ A डैश, देयरफॉर x बराबर x1 प्लस x2/2, y बराबर y1 प्लस y2/2, z बराबर z1 प्लस z2/2। तो इस मिड पॉइंट फार्मूले में बच्चों इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे तो इमेज के कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएंगे। तो इमेज के कोऑर्डिनेट्स आ गए 16/3, 11/3, 8/3। अब बच्चों इक्वेशन निकाल लेंगे हम A डैश लाइन का 2 पॉइंट फार्मूले से। 2 पॉइंट फार्मूला होता है वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस लैम्डा B माइनस A। वेक्टर A इस पॉइंट को बोल रहे हैं, वेक्टर B इस पॉइंट को बोल रहे हैं, दोनों को यहाँ पे पुट कर देंगे, और पुट करके बच्चों लाइन का इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। तो तीनों चीज़ें यहाँ फाइंड हो गई, A पॉइंट की इमेज भी फाइंड हो गई, लाइन का इक्वेशन भी आ गया, और P पॉइंट जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर उसके कोऑर्डिनेट भी फाइंड हो गए। आंसर क्वेश्चन नंबर 35, गिवन A बराबर दिस वन एंड B बराबर दिस वन, फाइंड A इंटू B, हैंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस वन। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करवाता है तो मल्टीप्लाई हमेशा I के मल्टीपल में आता है। तो चलिए देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। ये दो मैट्रिक्स हैं A और B, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे Z मेथड से, और जब मल्टीप्लाई किया बच्चों तो ये आ गया 8 0 0 0 8 0 0 0 8। A इंटू B आ गया बच्चों 8i। अब इसका यूज क्या करना होगा हमें, A और B के इन्वर्स निकालने में इसका यूज करते हैं। A को उधर ले जाओगे तो A पे इन्वर्स लग जाएगा और 8 इधर आ जाएगा अपॉन में,
तो ए इनवर्स की वैल्यू हो गई 1/8b एंड बी इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी 1/8a। अब इसी प्रोडक्ट की हेल्प से बच्चों हमें इक्वेशन सॉल्व करने हैं। तो ये 3 इक्वेशन गिवन हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इन इक्वेशनों में एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट आ रहे होते हैं उनको एक मैट्रिक्स में लिख लेते हैं, और मैट्रिक्स में लिखने के बाद बच्चों ये डिसाइड करेंगे कि ये मैट्रिक्स ए से मैच कर रहा है या बी से मैच कर रहा है या ए डैश से मैच कर रहा है या बी डैश से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में बच्चों ये मैट्रिक्स हमारा बी से मैच कर रहा है इस वाले से, तो इसकी जगह हमने बी लिख दिया। और एक मैट्रिक्स बना लेते हैं बच्चों वेरिएबल्स का एक्स वाई जेड का, जिसको नाम दे देते हैं एक्स, और एक मैट्रिक्स बनाते हैं राइट हैंड साइड का जिसको नाम दे देते हैं डी। अब इन तीनों इक्वेशनों को बच्चों हम लिख सकते हैं बी इंटू एक्स बराबर डी, बी उधर जाएगा तो इन्वर्स लग जाएगा, तो एक्स बराबर हो गया बी इन्वर्स इंटू डी। अब बी इन्वर्स की वैल्यू अभी हमने प्रोडक्ट का यूज करके फाइंड की थी। देखिए बी इन्वर्स की वैल्यू आई थी 1/8a, तो बी इन्वर्स की जगह बच्चों हमने पुट कर दिया 1/8a इंटू डी, 1/8, और ए उन्होंने दे रखा है, ए जो है वो ये वाला मैट्रिक्स है, इसको बोल रहे हैं ए। अब ए और डी का बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे और 8 का डिवाइड कर देंगे, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएंगी 3 - 2 - 1 आंसर। अब इसी में बच्चों और करके एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इफ ए बराबर दिस वन देन फाइंड ए इनवर्स, हेंस सॉल्व दी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस दिस दिस। इसका इन्वर्स फाइंड करना है और उसका यूज करके इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले बच्चों निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एक्सपेंड कर लिया मैंने इसको R1 के अलोंग, तो आंसर आ गया 1। इसके बाद इसके फाइंड करते हैं कोफैक्टर्स, 9 इसके कोफैक्टर्स होंगे। ये सारे कोफैक्टर फाइंड करने के बाद ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए होता है बच्चों सी डैश, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। इसकी वैल्यू तो 1 है, ओके। कोफैक्टर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, इनका ट्रांसपोज कर देंगे खड़ा का पड़ा, -3 - 2 - 4, इसको ऐसा लिख देंगे रो में, ऐसे दूसरे कॉलम को रो में लिख देंगे। तो ये आ गया बच्चों ए इनवर्स। अब इन तीनों इक्वेशनों को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले बच्चों इक्वेशनों में जो कोफिशिएंट आ रहे हैं उनको एक मैट्रिक्स में लिख लेंगे 1 2, और यहाँ एक्स का है नहीं तो 0, -2 - 1 - 2, 0 - 1 + 1, तो ये सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब बच्चों ये चेक करेंगे कि ये मैट्रिक्स ए से मैच कर रहा है या ए डैश से मैच कर रहा है। तो ये ए मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन था, और हमारा जो कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स है वो ये है। तो यहाँ आ रहा है 1 - 2 0 कॉलम में, और इसमें आ रहा है 1 - 2 0 रो में, यानी इसका खड़ा का पड़ा हो रखा है। यानी ये अगर ए है तो ये वाला मैट्रिक्स क्या हो गया बच्चों, ए डैश, ओके। अब एक मैट्रिक्स बना लेते हैं वेरिएबल्स का, एक्स वाई जेड का, और एक राइट हैंड साइड का। अब इन इक्वेशनों को लिख लेते हैं इस तरह से, दिस इंटू दिस बराबर दिस, यानी ए डैश इंटू एक्स बराबर बी। ए डैश उधर जाएगा तो इन्वर्स लग जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई ए डैश का इन्वर्स इंटू बी। अब डैश को बाहर कर देंगे, इन्वर्स को अंदर कर लेंगे, तो इसको लिख देंगे ए इन्वर्स का डैश इंटू बी। और बच्चों ए इन्वर्स अभी हमने जो फाइंड किया था उसका डैश करना है, ट्रांसपोज करना है, तो उसका ट्रांसपोज ये हो गया और बी ये है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0, वाई की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -5, और जेड की वैल्यू -3 आंसर। सेक्शन डी कंप्लीट हो गया बच्चों। अब आ जाते हैं हम सेक्शन ई पर, केस स्टडी। ए स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए डिबेट कंपटीशन विद पार्टिसिपेंट्स एज स्पीकर्स एस S1, S2, S3, S4, and these are judged by judge J, J1, J2, J3. Each speakers can be assigned one judge. Let R be a relation from the set S to J defined as R बराबर X, Y such that speaker X is judged by judge Y. X belongs to S and Y belongs to J. कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ से केवल ये पता लग रहा है कि दो सेट हैं हमारे पास, एक S और एक J। एस में 4 एलिमेंट हैं, जे में 3 एलिमेंट हैं। अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों इसके। बेस्ड ऑन दी एबव आंसर द फॉलोइंग, हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी देयर फ्रॉम एस टू जे। तो नंबर ऑफ रिलेशन का तो बच्चों फॉर्मूला होता है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एस में 4 एलिमेंट हैं, जे में 3 एलिमेंट हैं, और एक बच्चों एक रिलेशन भी दे रखा है। पहला पार्ट है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम एस टू जे। नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n s क्रॉस j, यानी 2 की पावर ns इंटू एन जे,
और एस में है 4 एलिमेंट, जे में है 3 एलिमेंट, तो 2 की पावर 12 हो गया आंसर। सेकेंड पार्ट, ए स्टूडेंट आइडेंटिफाई ए फंक्शन फ्रॉम एस टू जे एज एफ बराबर S1J1, S2J2, S3J3, S4J3, चेक इट इज़ बाइजेक्टिव। चेक करना है बच्चों। तो ये जो फंक्शन दिया है मैंने इसका एरो डायग्राम बना दिया है। ये आ रहा है S1, S2, S3, S4, ये सेट हो गया बच्चों S, और ये वाला सेट हो गया J। S1 का रिलेशन है J1 से, S2 का रिलेशन है J2 से, S3 का J2 से, S4 का J3 से। सिंस S2 एंड S3 हैव सेम इमेज J2, इन दोनों की सेम इमेज बन रही है बच्चों J2, सो इट इज़ नॉट 1 1। अब बच्चों ये 1 1 ही नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं है, तो हैंस इट इज़ नॉट बाइजेक्टिव। थर्ड पार्ट, हाउ मैनी 1 1 फंक्शंस कैन बी देयर फ्रॉम S to J। अब बच्चों S में है 4 एलिमेंट और J में है 3 एलिमेंट। S में ज़्यादा एलिमेंट हैं, J में कम एलिमेंट हैं, और इस वाले केस में कभी भी 1 1 फंक्शन नहीं बन सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस फ्रॉम S to J बराबर 0। 1 1 फंक्शन केवल तभी पॉसिबल होते हैं जब S में एलिमेंट कम होते और J में एलिमेंट ज़्यादा होते। तो इसका आंसर हो गया बच्चों 0। अब इसी में और करके एक और दिया हुआ है, अनदर स्टूडेंट कंसीडर ए रिलेशन R1 S1, S2, S2, S4 इन सेट S। राइट मिनिमम ऑर्डर्ड पेयर टू बी इंक्लूड इन R1 सो दैट R1 इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। R1 में कौन कौन से पेयर इसमें इंसर्ट किए जाएं ताकि बच्चों ये रिफ्लेक्सिव तो हो जाए लेकिन सिमेट्रिक ना हो। अब आपको पता है रिफ्लेक्सिव के लिए सारे डबलेट होने चाहिए। सेट S में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं सबके डबलेट होने चाहिए। R1 है S1, S2, S2, S4, और सेट S में से बन रहा है। फॉर R1 टू बी रिफ्लेक्सिव दिस should be included in R1. If we include these pairs in R1 then it is not symmetric। अगर इनको इंक्लूड भी कर दें बच्चों हम यहाँ पर तो ये सिमेट्रिक तब भी नहीं होगा बट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो यही मिनिमम ऑर्डर्ड पेयर हो गए वो वाले जिनको इंसर्ट करने पर ये रिफ्लेक्सिव होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इसका आंसर हो गया S1 S1, S2 S2, S3 S3 और S4 S4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, 3 persons Amber, Bonji and Comet are manufacturing cars which runs on petrol and on battery as well. Their production shares in the market is 60%, 30% and 10% respectively. Of their respective production capacities, 20%, 10% and 5% cars respectively are electric या फिर बैटरी ऑपरेटेड। बेस्ड ऑन दी अबव आंसर दी फॉलोइंग। तो पहले तो बच्चों क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे। बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, समझ ही आ रहा होगा। देखिए यहाँ कार बनाने वाले बच्चों 3 हैं, अंबर, बॉन्जी एंड कॉमेट। तो इन तीनों के प्रोडक्शन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और इन तीनों के द्वारा जो इलेक्ट्रिक कार बनाई जा रही है उनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। यानी कि तीनों के द्वारा जो इलेक्ट्रिक कार बनाई जा रही है, समझ आई बात, तीनों के द्वारा इलेक्ट्रिक कार जो बनाई जा रही है, यानी कि ये कॉमन टास्क हो गया। तो रास्ते हो गए यहाँ पर 3 और मंजिल हो गई बच्चों 1। रास्ते हो गए 3 और मंजिल हो गई 1। तो मंजिल को A मान लिया, रास्तों को E1, E2, E3, इसको बोलेंगे A/E1, A/E2, A/E3। अब बच्चों लेट कर लेंगे यहाँ पर। E1 बी द इवेंट दैट प्रोडक्शन ऑफ अंबर, E2 इज द प्रोडक्शन ऑफ बॉन्जी और E3 बी द प्रोडक्शन ऑफ कॉमेट और A बी द इवेंट दैट कार इज इलेक्ट्रिक। अब इन 6 की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन होती है। तो देखेंगे PE1 दे रखा है 60%, PE2 30%, PE3 10%। एक एक जीरो सब में चटक गया। PA/E1 क्वेश्चन में गिवन है। A/E1 का मतलब है कि इलेक्ट्रिक कार बना रहा है। कौन बना रहा है? E1 का मतलब अंबर। तो 20%, A/E2 10%, A/E3 5%। अब फर्स्ट पार्ट में वो इलेक्ट्रिक कार की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है और इलेक्ट्रिक कार को बच्चों हमने A माना है, यानी वो हमसे टोटल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। PA पूछ रहा है। तो PA का फॉर्मूला होता है PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 0.155। और करके एक और दिया है बच्चों यहाँ पर फर्स्ट पार्ट,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली सेलेक्टेड कार इज ए पेट्रोल कार। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली बच्चों, इलेक्ट्रिक कार की, और सेकंड पार्ट में पूछ रहा है पेट्रोल कार की। अगर बच्चों इलेक्ट्रिक कार को हमने ए माना है तो पेट्रोल कार हो जाएगी ए बार। भाई यहाँ पर दो ही तरह की कार बन रही हैं, इलेक्ट्रिक और पेट्रोल, तो इलेक्ट्रिक कार को अगर ए मान रहे हैं तो पेट्रोल की कार हो गई ए बार। तो वो आंसर में बच्चों हमसे पी ए बार पूछ रहा है। पी ए बार का फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी ए, और पी ए की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी 0.155, माइनस करके आ गया बच्चों 0.845। यानी अगर ये वाला पार्ट जिस भी बच्चे ने किया होगा फर्स्ट वाला तो उसको फिर भी करना पड़ेगा, तो क्यों ना बच्चा उसी को करेगा ऊपर वाले को। सेकेंड पार्ट, कार इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी इलेक्ट्रिक। ये बच्चों गिवन है कि एक कार उसने सेलेक्ट की और कैसी पाई गई वो, इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक को हमने ए माना था तो ए गिवन है यहाँ पर। अब ये कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉमेट। कॉमेट को माना है E3, तो E3 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है और ए गिवन है, यानी वो हमसे पूछ रहा है PE3 बाई ए। और जब बाई के नीचे ए आ जाता है इन क्वेश्चनों में तो ये क्वेश्चन बन जाता है बच्चों बेस थ्योरम का। इसका मतलब है कि वो E3 का शेयर पूछ रहा है ए में से। यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों E3 का शेयर है 5/1000 आउट ऑफ 155/1000, दिस अपॉन दिस। तो E3 का शेयर हो गया बच्चों PE3 इंटू PA/E3 अपॉन PA। अब इनकी वैल्यू पुट कर दी तो आंसर आ गया 1/31। थर्ड पार्ट में पूछा है ए कार इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी इलेक्ट्रिक। ये गिवन है कि कार कैसी है, इलेक्ट्रिक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय अंबर और बॉन्जी। अंबर और बॉन्जी, और का मतलब प्लस हो गया, अंबर यानी कि PE1/A अंबर का शेयर प्लस बॉन्जी का शेयर, ये फाइंड करना है। या फिर ऐसे कर लेंगे 1 माइनस कॉमेट का शेयर, भाई तीन लोग ही तो बना रहे हैं। तो वो हमसे पूछ रहा है PE1/A प्लस PE2/A, इसको हम बोल सकते हैं PE3 बार/A। और बच्चों ऊपर जब बार लग गया है तो 1 में से माइनस कर दो, बार हट जाएगा, और इसकी वैल्यू है 1/31, तो आंसर आ गया 30/31। या फिर इन दोनों के अलग अलग शेयर्स फाइंड करके दोनों को प्लस कर देंगे, तब भी ये आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38। ए स्मॉल टाउन इज एनालाइजिंग द पैटर्न ऑफ न्यू स्ट्रीट लाइट इंस्टॉलेशन। ये सब बकवास दे रखी है, काम की बात आप यहाँ से देख लेंगे। fx दिया है EX sin x, वेयर x इज एन मीटर। बेस्ड ऑन दी अबव आंसर दी फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं फाइंड दी इंटरवल इन विच द fx इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग x बिलोंग्स टू 0 से पाई। सबसे पहले बच्चों हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। f' बराबर यहाँ प्रोडक्ट टूल लगा देंगे, फर्स्ट प्रोडक्ट टूल लगा देंगे और EX कॉमन आ जाएगा, तो ये आ गया cos x प्लस sin x। फॉर क्रिटिकल पॉइंट f' बराबर 0, इसको 0 के इक्वल करके जब सॉल्व करेंगे तो देखो EX चला जाएगा 0 में, और ये cos x sin x प्लस cos x बराबर 0। cos x को उधर ले जाएंगे बच्चों, ये हो गया माइनस का। अब ये cos यहाँ से डिवाइड में ले आए हम, तो यहाँ रह गया -1, और इसको लिख सकते हैं tan x बराबर -1, और tan x अगर -1 होता है तो x की वैल्यू होती है 135, यानी कि 3π/4। अब बच्चों नंबर लाइन बना लेंगे, और वो कह रहा है इंटरवल 0 से लेकर पाई तक चाहिए हमें, तो 0 से पाई और बीच में लिख देंगे 3π/4। 0 और 135 के बीच में बच्चों को ये एंगल ले लेंगे, सपोज कर लो 90, और उस 90 को जब हम f' में पुट करेंगे तो पता लगेगा कि वो पॉजिटिव आ रहा है। और 135 और 180 के बीच में कोई एंगल लेकर के f' में रखेंगे तो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। जिस इंटरवल में f' पॉजिटिव होता है उसमें फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और जिस इंटरवल में f' नेगेटिव होता है उसमें फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। सिंस f' इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑन 0 से 3π/4, देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। सिंस f' इज लेस देन और इक्वल टू 0 ऑन 3π/4 टू पाई, देयरफॉर fx इज डिक्रीजिंग ऑन 3π/4 टू पाई। आंसर। सेकेंड पार्ट, वेरीफाई वेदर each critical point when x belongs to 0 to pi is a point of local maximum और local minimum और point of inflection। चलिए चेक कर लेते हैं बच्चों।
फिर से नंबर लाइन बना लेंगे, 0 से पाई, बीच में लिख देंगे 3π/4। अब देखिए 0 से और पाई के बीच में क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं, केवल एक ही क्रिटिकल पॉइंट है 3π/4। जिस क्रिटिकल पॉइंट पर लेफ्ट टू राइट प्लस से माइनस साइन चेंज होता है वो पॉइंट होता है मैक्सिमा का बच्चों। देयर इज ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट इन द इंटरवल 0 से पाई। सिंस f' changes its sign पॉजिटिव टू नेगेटिव ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, देयरफॉर x बराबर 3π/4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आंसर। तो सेट 1 बच्चों आपका कंप्लीट हो गया है। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम सेट 2 के उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो सेट 1 में नहीं है, जो सेट 1 से डिफरेंट है। ओके बच्चों, पैक अप।